जय भारत। मैं निशा मिश्रा लायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को नेशनल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बजे से लेकर 9 बजे तक अधिवेशन का समारोह होगा। अभी प्रतिनिधि सत्र का हम लोग समारोह करने जा रहे हैं। इस समारोह में 2-3 बातें जो हमारे कार्यकर्ता है, सारे देश भर से जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उनके लिए 2-3 बातें जो है, ज़्यादा बातें ना कहते हुए 2-3 बातें ही हम लोग आपके सामने कह रहे हैं। एक तो बामसेव का बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हो रहा है, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। मगर इसके साथ साथ एक बात भी हमारे सामने आ रही है जो हमारे लिए खतरा पैदा करती है। उसके प्रति मैं आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, उसके प्रति आप लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूं कि इसमें 25 साल से काम करने वाले लोग हैं और इसमें 2 महीने जिनका समय हुआ, ऐसे लोग भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तो जो 25 साल से काम कर रहे हैं और जिनको अभी 2 महीना हो गया है, ऐसे लोग भी काम करने के लिए हमारे पास में है। तो उनमें जो उद्देश्य की गंभीरता है, विचारधारा की जो गंभीरता है और कार्य और अनुभव की जो गंभीरता है, उसका अभाव नए लोगों के बीच में हमको दिखाई देता है और ये स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जानी चाहिए। तो ये जो खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे सीनियर लीडिंग वर्कर है, जो सेंट्रल लेवल पर काम करते हैं, स्टेट लेवल पर काम करते हैं, उन लोगों को, जो नए लोग आ रहे हैं, उन नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर अपने ज्ञान, अनुभव, विचारधारा का उन लोगों को फ़ायदा हो और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर्ड बनाने का, उनको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करने का जो काम है, ये सीनियर साथियों का है। ये एक परिस्थिति जो निर्माण हुई है, ये परिस्थिति ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये काम करना होगा। दूसरी बात, ये सीनियर जो साथी है उन लोगों को ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो लोग औसत लेवल पर औसत बुद्धि के होते हैं, एवरेज बुद्धि के होते हैं, उनकी बुद्धि का ज़्यादा विकास नहीं होता है, तो वो लोग छोटी बातों को बड़ा महत्व देते हैं और बड़े महत्व की बात उसके दिमाग के दायरे में ही नहीं आती है, सोच के दायरे में ही नहीं आती है। सोच के क्योंकि कोई चीज अमल में तब आती है जब सोच में आती है। सोच में ही नहीं आती है तो अमल में कहां से आएगी? तो सोच में वो बात आती है जो सोचने की लेवल होती है, उससे ज्यादा आदमी सोच नहीं सकता। तो जिससे ज्यादा सोच नहीं सकता, उसके बाहर की चीज सोच के दायरे में आती नहीं है। एक उदाहरण देकर मैं आपको इसको समझाता हूं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन है जो हैदराबाद निजाम स्टेट में हुआ करता था, तो उसमें हमारे दलित लोगों का एक आंदोलन चलता था, श्याम सुंदर उसका नाम था। तो वो नांदेड़ शहर जो है वहां से सड़क से ऐसा जा रहा था, तो सड़क के किनारे पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उसको लगा कि इसको 5-10 पैसा दे देना चाहिए। तो उसको वो देने के लिए जब गया तो उसने देखा कि वो झोली के अंदर से रोटी के सूखे टुकड़े निकालता था और सूखे टुकड़े निकालकर वो हाथ का ऐसा डोना बनाता था
वो टुकड़ा रोटी का सूखा टुकड़ा वो यहाँ ऐसा हाथ में कुछ भी नहीं है, वो हाथ का ऐसे डोना बनाया और ऐसा करते हुए वो रोटी का सूखा टुकड़ा खाता था। तो ये वो जो 10 पैसा देने के लिए गया था, उसने देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और ऐसा करते हुए खा रहा। तो उसने पूछा कि भाई ये आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ का डोना आपने बनाया और ऐसा करके आप खा रहे हो, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा भिखारी ने कि मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि मेरे हाथ में सूखी मिर्ची है, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि मेरे हाथ में सूखी मिर्ची है और सूखी मिर्ची को तोड़ते हुए ये सूखी रोटी मैं खा रहा हूं। ऐसा जब मैं समझ के चलता हूं तो मेरे मुंह में थोड़ा जायका आ जाता, थोड़ा रस आ जाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अंदर गले में गटक जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भिखारी ने श्याम सुंदर को कहा। तो श्याम सुंदर तो आंदोलन का आदमी था, विकसित बुद्धि का आदमी था। उसने उसको कहा, अरे भाई अगर ये बात केवल समझने की ही है, अगर बात समझने की है तो सूखी मिर्ची का क्यों सोचा? बात अगर समझने की है, न खरीदने की है न खाने की है। सूखी मिर्ची न खरीदनी है न खानी है, केवल सूखी मिर्ची के साथ खा रहा वो ऐसा समझना ही है ना। हाँ समझना ही है, न खरीदना है न खाना है। अगर समझना ही है तो घी का क्यों नहीं सोचा? न घी खरीदना है न घी के साथ खाना है, केवल समझना है कि मैं सूखा टुकड़ा रोटी का घी के साथ खा रहा हूं। समझना ही है, न घी खरीदनी है न घी से खाना है। तो वो आदमी घी का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि घी उसके सोचने के दायरे के बाहर है। तो आदमी के बुद्धि का सर्टन लेवल पर विकास होता है तो उसकी मर्यादा होती है, वो चीजें उसके दायरे में होती है, वहां तक वो सोचता है। उस दायरे के बाहर जो बहुत सी चीजें है वो उसके दायरे के बाहर है, उसके बुद्धि के बाहर है, उसके समझने के बाहर है, वो चीजें उसके दायरे में ही नहीं आती है। तो इसलिए जो नए लोग हमारे आ रहे हैं, जो हमारा समाज है, उसके बुद्धि का एक लेवल है, वो बहुत सी चीजें ऐसी है जो उसके दायरे के बाहर है। इसलिए वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा तवज्जो देते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा तवज्जो देते हैं, और जो बड़ी बात है वो उसके दायरे के बाहर है, उसको तवज्जो देने का भी सवाल नहीं, क्योंकि उसके दायरे के बाहर है। तो जो चीज उसके दायरे के बाहर है वो उसके बारे में सोचता ही नहीं है। और इसलिए जो नए लोग सामने आ रहे हैं, ये सीनियर लोगों की जिम्मेवारी है कि वो छोटी छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी बड़ी बातों को तवज्जो देने के लिए तैयार करना चाहिए। जो लोग जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम वही कर सकते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा काम वही कर सकते हैं जो बड़ी सोचते हैं, बड़ा सोच रखते हैं। जो बड़ा सोच नहीं रखते वो बड़ा काम नहीं कर सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अंग्रेजी में, लो एम इज अ क्राइम, फेल्यूर इज नॉट ए क्राइम। लो एम इज अ क्राइम, फेल्यूर इज नॉट ए क्राइम। छोटा मकसद रखना अपराध है, बड़ा मकसद रखो बेशक पराजित हो जाओ। पराजित होना अपराध नहीं है, छोटा मकसद रखना अपराध है। पराजित होना अपराध नहीं है, बड़ा मकसद रखना अपराध, छोटा मकसद रखना अपराध है। क्योंकि जो लोग चपरासी बनने का लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य ही उन्होंने चपरासी बनने का रखा है।
उद्देश्य ही उन्होंने चपरासी बनने का रखा है, तो वो लोग कहा, अगर उन्होंने अपना 100% अचीवमेंट किया, चपरासी बनने का लक्ष्य रखा और उसने 100% अगर अचीवमेंट किया तो क्या बनेगा? 100% अचीव किया तो चपरासी बनेगा। और तो ज्यादा नहीं हो सकता। सोच का परिणाम कैसे होता है, इसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना, हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है वो छोटा नहीं है, उसका मकसद छोटा नहीं है, उसको ध्यान में रखकर काम करने का, और छोटी छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, हमने इस साल एक बहुत गहराई से अनुभव किया, कार्यकर्ताओं के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि हमारे सीनियर कार्यकर्ता, नए लोगों छोड़ो, सीनियर कार्यकर्ता समय को बर्बाद करते हैं। हमारे सीनियर कार्यकर्ता समय को बर्बाद करते हैं, और समय को बर्बाद करने की वजह से जो वो कर सकते हैं वो भी कर नहीं सकते। मैं जब पूछता हूं भैया क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया वो समय ही नहीं मिला, समय कम पड़ गया। हमने फंड जनरेट करने के लिए कूपन दिया सितंबर के एंड में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का समय हमारे पास था। अक्टूबर में बर्बाद कर दिया, नवंबर बर्बाद कर दिया, दिसंबर में काम शुरू कर दिया, दिसंबर में काम शुरू कर दिया। जितने लोगों से संपर्क करना था उसके 50% लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया। पूछा तो कहा कि समय कम पड़ गया। अरे तो अक्टूबर काहे के लिए बर्बाद किया, नवंबर काहे के लिए बर्बाद किया? हमने 3 महीने का आपको समय दिया, 3 महीने का समय दिया। ये जो टाइम मैनेजमेंट है, एक इंजीनियर को डैम बनाने का प्लान बनाने के लिए दिया, तो क्या करता है, वो डैम बनाने का प्रोजेक्ट तैयार करता है, प्लान बनाता है, फिर बजट अलोकेट करता है, फिर मैन पावर अलोकेट करता है, और उसके बाद में निर्धारित करता है कि ये 1 साल 3 महीना 2 दिन में पूरा होगा। कभी सुना आपने? सिविल इंजीनियर यहाँ होंगे, पूछ लेना। आरसी मकवाना किधर है भाई? है आरसी मकवाना? है आरसी मकवाना है, रमेश भाई है, ये परेश भाई मेहता है, ये सिविल इंजीनियर है, इसको पूछ लेना। ये कैसे होता है? एक प्रोजेक्ट होता है, उसका प्लान होता है डैम का, फिर उसका बजट अलोकेशन होता है, फिर मैन पावर अलोकेशन होता है, फिर वो बोलता है इंजीनियर 1 साल 3 महीना 2 दिन में पूरा होगा। एक आई के लिए समय बताता है। इतनी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करोगे तो इतना समय लगेगा, इतने समय में पूरा होगा। इतना ऐसा 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 करोगे, ये बजट, ये पैसा, ये है, इतना सारा करोगे, इतने दिन में पूरा होगा। तो उतना दिन लगेगा ही लगेगा, तो एक रिजल्ट निकलेगा। इसका मतलब है टाइम, जो डायमेंशन है, टाइम का जो फैक्टर है वो जुड़ा हुआ है। हम 3 महीने का आपको समय देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप दिसंबर में भागदौड़ करते हैं, अक्टूबर गवा देते हैं, नवंबर का। जो 3 महीना काम करने का काम है वो 1 महीना करते हो तो कैसे समय बचेगा? ये मैं सीनियर कार्यकर्ताओं को ये बोल रहा हूं कि अगर आप समय पर काबू नहीं करते हो तो समय आप पर काबू कर लेगा। अगर आप समय पर काबू नहीं करते हो, समय आप पर काबू कर लेगा। समय पर नियंत्रण करना होगा। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज अगर कोई है तो वो समय है। अब 29 तारीख चली गई 2004 की, आपको मैं 1 लाख रुपए देता हूं, 5 लाख रुपए देता हूं, 10 लाख रुपए देता हूं, भाई 29 दिसंबर 2004 5 लाख रुपए ले लो और पीछे ले आओ, ले आओ, इसको और ले आओ, सामने ला सकते हो? 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, 29 दिसंबर 2004 आप वापस नहीं ला सकते हो। गया, समय चला गया। पैसा उधार ले सकते हो, पैसा ब्याज पर ले सकते हो, समय को ब्याज पर उठा सकते हो? समय को ब्याज पर नहीं उठाया जा सकता है। समय को इसीलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान साधन माना गया। समय हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपके नियंत्रण में आपकी अपनी जिंदगी है और अगला कोई जन्म बिनम नहीं है। ये ब्राह्मणवादी लोग जो है ये झांसा दे के रखा हुआ है कि तुम चिंता मत करो, अगर इस जन्म में कुछ नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा।
अगले का कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारे पास सीमित जिंदगी है उसमें हम लोगों को निर्धारित करना है, तो वो काम करने के लिए समय एलोकेट करके अपना काम करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो समय हम लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात अब हम लोग 1 जनवरी से ही हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। अगले साल का जो हमारा अभियान है वो 1 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल 30 तारीख को कार्यक्रम समाप्त होगा, 1 तारीख को ये पंडाल जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा, तो उसका हिसाब किताब करके 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चलो गांव की ओर, ये 6 लाख गांवों तक संगठन बनाने का कार्यक्रम है। चलो गांव की ओर, ये सारा वामसेव की जो मशीनरी है अवेलेबल, ये सारी की सारी मशीनरी चलो गांव की ओर में अभी हम लोग इसको झोंक रहे हैं। तो ये क्या कार्यक्रम है, इसमें तहसील यूनिट का गठन करना होगा, ब्लॉक यूनिट का गठन करना होगा, और देहात और गांव यूनिट का गठन करना होगा। और 2009 दिसंबर को चलो गांव की ओर का जो कार्यक्रम है एंड होगा। 6 लाख गांवों में हमारी शाखा होगी और 2009 को ये कार्यक्रम एंड होगा। किसी भी हालत में होगा, किसी भी स्थिति में होगा। ये हमारा कालबद्ध कार्यक्रम है, टाइम बाउंड प्रोग्राम है, इसको हम पूरा करेंगे। तो ये करने से इस देश में जो आप करना चाहते हो होगा, आपकी इच्छा के अनुसार होगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार होगा, और दूसरे लोग चाहे कुछ भी करते रहे, कुछ भी नहीं होगा, जो हम कहेंगे वही होगा। अगर ऐसा करोगे तो, ताली बजाने वाले जो लोग हैं वो ध्यान रखे, अगर ऐसा करोगे तो प्रोवाइडेड, ख्याल रखना है, प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करना होगा। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं भी होगा। पहले ही बता देता हूं, ऐसा नहीं करोगे तो नहीं भी होगा। तो ये ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, ये कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करना है, उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए काम करना है, और उद्देश्य हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कोई भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है। हमारे लिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके आसपास काम करने वाला आदमी ढीला पड़ गया, काम करने वाला आदमी जो है वो कम काम कर रहा है, अगर काम आसपास का आदमी निराशा की बात कर रहा है, तो निराशा की बात करने वाला आदमी हमारी प्रेरणा का स्रोत नहीं है, क्योंकि निराशा किसी के प्रेरणा का स्रोत नहीं होती। निराशा किसी के प्रेरणा का स्रोत नहीं होती। तो इसलिए प्रेरणा किससे लेनी है? जो निराश आदमी है, जो नालायक आदमी है, जो निकम्मा आदमी है, जो कुछ करता नहीं है, उसको अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मत बनाओ, उसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मत बनाओ। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो हमारी जिंदगी का मकसद है, जीवन का लक्ष्य है, उसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाओ कि उसे हमको अचीव करना है, हासिल करना है, उसके लिए हम लोगों को भागदौड़ करना है। अगर अधूरा है तो पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। ये ध्यान में रख करके हम लोगों को काम करना होगा। चौथी बात कि वामसेव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें हमारे काम करने का जो तरीका है, वो तरीके में बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, आज के 2009 तक का जो तरीका है, 2009 तक का कालबद्ध कार्यक्रम है, उसमें हम असेट पैदा करने का हमने कार्यक्रम बनाया है। असेट यानी हम लोग समाज का बोझ उठाने लायक बनना चाहते हैं 2009 तक। इसलिए बोझा उठाने वाले लोगों को संगठन के दायरे में लाओ, बोझा बनने वाले लोगों को संगठन के दायरे में मत लाना। बोझा ढोने वाले लोगों को संगठन में लाओ, जो संगठन पर बोझ बन सकते हैं। ये बोझ बनने वाले लोगों को 2009 तक नहीं लाया तो चलेगा। क्राउड को इकट्ठा करने का काम 2009 के बाद शुरू हो जाएगा। क्राउड को, भीड़ जो है वो आपके पीछे लग जाएगी, मगर भीड़ को संभालने वाला तंत्र बनाना होगा। भीड़ को संभालने वाला तंत्र बनाओगे तो भीड़ से रिजल्ट निकाला जा सकता है। भीड़ अपने आप रिजल्ट निकालने वाली नहीं है। दूध में मक्खन होता है, दूध को सामने रखो, दूध में मक्खन होता है, दूध को सामने रखो और कहो भाई मक्खन दे दो। दूध को सामने रखो, कहो मक्खन दे दो। दूध आपको मक्खन देने वाला नहीं है। पानी को मथने से मक्खन निकलने वाला नहीं है।
ख्याल रखना। पानी को मथना शुरू करो, मक्खन निकलने वाला नहीं है। मक्खन दूध में है, दूध को मथना होगा। ख्याल रखना, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। दूध में मक्खन है, दूध को मथना होगा, मक्खन निकलेगा। पानी को मथने का काम शुरू करोगे और पानी से मक्खन निकालने का सोचोगे, नहीं निकलेगा। असेट पैदा करो, असेट पैदा करो। 2009 तक का कार्यक्रम है। एक बोझा ढोने वाली मशीनरी निर्माण करो, बोझ बनने वाली मशीनरी निर्माण मत करो, बोझ बनने वाले लोग मत निर्माण करो। ऐसे डाइवर्शन हो जाएगा आंदोलन का। ये बोझ बनने वाले लोग जो है वो आप पर दबाव डालते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो आप लोगों को दूसरे डायरेक्शन के दिशा में खींचने की कोशिश करते रहते हैं। इससे आंदोलन की सारी दिशा जो है बदलने का खतरा पैदा होता है। इसलिए असेट पैदा करो। लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। ये बात, क्योंकि ये जो खतरे हैं मैं आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूं। कल आप बोलोगे हमको बताया नहीं, पहले ही बता देता हूं। मैं आंख लगाकर सोचते रहता हूं तो मुझे दिखाई देते हैं सारे खतरे। वो खतरों से आप लोगों को बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, सतर्क रहो। इसके बाद में जो जागृति हम लोग कर रहे हैं, जो समाज में हम लोग जागृति कर रहे हैं, वो जागृति बांझ नहीं होनी चाहिए। जागृति जो साधन संसाधनों का निर्माण नहीं करती वो बांझ होती है। जो जागृति साधन संसाधनों का निर्माण नहीं करती है वो जागृति बांझ होती है। बांझ जागृति का निर्माण मत करो। जो साधन संसाधन निर्माण नहीं करती है वो जागृति बांझ होती है और इससे कोई आंदोलन चलने वाला नहीं। इसलिए जो भी जागृति आप निर्माण करते हो उससे साधन संसाधनों का निर्माण होना चाहिए। और इंश्योर करो, 200 टाइम्स इंश्योर करो कि उससे साधन और संसाधनों का निर्माण होना चाहिए। ये ख्याल आप रखोगे। इतनी बातें जो अधिवेशन, डेलीगेट्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ये बातें हैं। एक क्राउड के लिए कुछ नहीं है इसमें। क्राउड के लिए 2009 तक हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान रखोगे, ये बातें आप ध्यान रखोगे और इसको ध्यान में रख कर के काम अगर आप करोगे तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी किस्म की कोई बात नहीं आएगी। और ये मामला जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आखिरी बात, एक कारवा अब चल पड़ा है, एक ट्रेन चल पड़ी है। एक गुजराती में छेल्ली ट्रेन छे एक गुजराती माँ छेल्ली ट्रेन छे, आखिरी ट्रेन है। ये आखिरी ट्रेन है। अगर छूट गई तो फिर तुम छूट जाओगे। ट्रेन अगर छूट गई तो तुम छूट जाओगे। ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। ये आखिरी अवसर है, ये आखिरी मौका है। बामसेब जो है ये आखिरी मौका है, ये ध्यान रखना। अगर बामसेब का नाम नहीं बदला तो बामसेब आखिरी मौका है। अगर बामसेब का नाम बदला तो वो भी एक युद्ध नीति और रणनीति का मामला होगा। हमको परेशानी आ रही है, हमको डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, इसलिए नाम परिवर्तन का काम नहीं किया जा रहा है। डिफिकल्टी या तो नाम बदलने के बाद भी आने वाली है, ये ख्याल रखना। डिफिकल्टी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, परेशानी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये छोटी बातों को ध्यान में रखकर नहीं नाम बदला जा रहा है। अगर बदला भी जा रहा है तो ये जो युद्ध नीति है, रणनीति का मामला है। ये लड़ाई हम लोग ज्यादा तरीके से, ज्यादा बेहतरीन तरीके से लड़ना चाहते हैं और प्लानिंग में हमारी स्ट्रेटेजी दुश्मन को सरपास करने की बनाना चाहते हैं। ये साधारण मामला नहीं है, ये युद्ध नीति का मामला है। प्लानिंग में ही हमारी स्ट्रेटेजी सरपास करने वाली होनी चाहिए। एक्शन में तो दूर की बात है, प्लान भी हमारा सरपास करने वाला होना चाहिए। साइकोलॉजिकली सरपास करने वाला होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी की बात है। और सारी की सारी चीजें मैं नहीं बता सकता, सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लोगों का हाजमा बहुत कमजोर है। हमारे लोगों का हाजमा बहुत कमजोर है, इसलिए सारी की सारी चीजें अगर बता दी जाए तो बदहजमी से उल्टी हो जाती है, तो इससे खतरा पैदा होता है। इसलिए बस इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं
कि अगर वामसेव का नाम नहीं बदला तो वामसेव छेली ठेन छे और अगर ये अगर बदल गया तो वो साधन हमारे पास में अवेलेबल है, वही है, वो निरंतरता में है। नाम बदल भी गया तो निरंतरता में है। वामसेव का इतिहास हमारे साथ में है, क्योंकि वामसेव का पेटेंट मेरे पास है। वामसेव का जो पेटेंट है वो मेरे पास है, आप इसके बारे में चिंता मत करना। वामसेव का पेटेंट मेरे पास ही है। एक खापड़े साहब ने वो कागज मेरे पास दिया है। खापड़े साहब ने, उनके परिवार को पूछ लेना, परिवार को पूछ लेना, वो जब मृत्यु छया पर थे तो उनको पूछ लेना, परिवार के लोगों को बता कर गए। तो ये मेरे पास पेटेंट है, इसलिए इसके बारे में आप चिंता मत करना। ये गुडविल हमने पैदा किया, ये हमारे साथ ही है। नाम बदले तो साथ में है, नाम ना बदले तो भी साथ में है। तो इसके बारे में आप चिंता मत करना। तो ये युद्ध नीति का मामला है, रणनीति का मामला है, आप ध्यान रखोगे। बस इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। दूसरा सत्र शुरू किया जाना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है।